सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेक्स पे डिस्कशन किया था। अभी हम लोग लास्ट क्लास में दो टाइप ऑफ ब्रेक्स हमने डिस्कशन किया था, है ना, लाइक ड्रम ब्रेक्स एंड बैंड ब्रेक्स, सिंपल बैंड ब्रेक्स। तो बैंड ब्रेक्स में लास्ट में एक प्रॉब्लम हमने लिया था, तो वो सॉल्व हुआ है क्या? वो प्रॉब्लम एक लिया था हम लोगों ने, वो सॉल्व करते हैं पहले, देन वी विल मूव ऑन। चलो सॉल्व कर देता शायद ना। बैंड ब्रेक का प्रॉब्लम सॉल्व किया था क्या हमने? हाँ सर, मेरे पास तो आंसर है, किया था शायद सर हमने उनको। ओके ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, स्टार्ट ऑफ विद नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दिस डिफरेंशियल सिंपल बैंड ब्रेक। लास्ट क्लास में हो गया था, तो अभी हम लोग सर डिफरेंशियल 189 आंसर है ना उसका? 189.27। लेट्स सी, एक मिनट। नहीं नहीं, 189 नहीं है। ब्रेकिंग टॉर्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था ना, ब्रेकिंग टॉर्क के लिए। अच्छा हाँ, नहीं मैंने T2 निकाला है, ब्रेकिंग टॉर्क अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, वो T1 - T2 into R है ना वो ब्रेकिंग टॉर्क। तो 71 शायद पर नहीं हुआ सर, मैंने ऐसे ही किया होगा वो। सॉल्व हुआ। बाकी लोगों ने ट्राई किया है क्या ये प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम जो लिया था? अगर नहीं हुआ है तो ही सॉल्व करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर T1 और T2 के आंसर बता दीजिए सिर्फ, बाकी फिर हो जाएगा। T1 एंड T2 तुम्हारे कितने आए हुए हैं? मैं T1 600 है एंड T2 189 है। T1 600 करेक्ट है और T2 188.8। अच्छा, मेरा 189.27 है। हाँ ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेशन रहने दो, दैट इज ओके। हाँ T1 T2 करेक्ट है। हाँ हाँ, तो बाकी टाउ भी मिल जाएगा फिर। ठीक है, T1 T2 करेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल बैंड ब्रेक किया था। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक कर लेते हैं। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक कर लेते हैं। तो अभी देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल बैंड ब्रेक में क्या किया था कि लेट्स से वी हैव ए ड्रम लाइक दिस, वी हैव ए ड्रम लाइक दिस, रोटेटिंग ड्रम। ओके, और लेट्स कंसीडर इसमें एक ये पिवट पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पिवट पॉइंट, एंड इफ वी कंसीडर दिस इज द रैपिंग, सो यहाँ पे ये अटैच्ड है और यहाँ पे ये पिवोटेड भी है लीवर के साथ। ओके, सो दिस इज द लीवर, this is the lever and this is the actuating force, this is the applied actuating force। ये बैंड इस तरीके से गया हुआ है। ओके, सो इफ दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस इज T1 एंड दिस इज T2। ओके, सो इस ये जो बैंड ब्रेक में अगर ये जो वन ऑफ द बैंड का दो एंड है ना, इसमें से कोई भी एक है एंड अगर पिवोट पॉइंट से पास हो रहा है, लेट्स से अगर पिवोट पॉइंट से पास हो रहा है, यू कैन सी एनी वन ऑफ देम, इफ इट पासेस थ्रू द पिवोट पॉइंट वी विल कॉल दिस एज ए सिंपल बैंड ब्रेक, सिंपल बैंड ब्रेक। ठीक है, वी विल कॉल दिस ए सिंपल बैंड ब्रेक। ठीक है ना। अब इंस्टेड ऑफ दिस बैंड पासिंग थ्रू द पिवोट, ये पिवोट से पास ना करके ये अगर अलग से पास हो जाए, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ये लीवर कुछ इस तरीके का है, ये लीवर कुछ इस तरीके का है। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस पासिंग थ्रू दिस, ये लीवर कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, ये पूरा लीवर है। ठीक है, दिस इज द होल लीवर, और ये इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द पिवोट पॉइंट, ये लीवर के यहां से पास हो रहा है। ओके, this band is passing through the lever at other point then the pivot point से पास नहीं हो रहा है, ये बैंड अलग एक पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है ना, इन सच काइंड ऑफ केसेस इस बैंड ब्रेक को कहा जाएगा डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। ओके, इसको कहा जाएगा डिफरेंशियल, इस तरीके का अगर केस है तो इसको क्या कहा जाएगा, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। ठीक है, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक।
ठीक है, तो ये डिफरेंशियल क्यों, डिफरेंशियल का कारण ये है, नाउ दिस विल ऐड अप टू द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी। ओके, दिस क्वांटिटी जो है वो एक्चुएटिंग फोर्स में ये कंट्रीब्यूट करेगा अब, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो ये बैंड अगर पिवट पॉइंट से पास हो रहा था तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एक्चुएटिंग फोर्स पे। ओके, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एक्चुएटिंग फोर्स में, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब जब ये अलग से पास हो रहा है तो अब इसका एक मोमेंट आएगा अबाउट दिस पिवट पॉइंट, ओके, जिसकी वजह से ये एक्चुएटिंग फोर्स पे ये एक कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। तो नाउ ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का ये क्या है, एडवांटेज क्या है, नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज ए कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स, ठीक है ना। सिंपल बैंड ब्रेक को हम लोग कभी सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। क्यों अगर अगर क्वेश्चन ये है व्हाई कांट वी यूज सिंपल बैंड ब्रेक्स फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशंस, तो चेक कर सकते हो कि अगर पिवट पॉइंट से टेंशन पास हो रहा है तो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी मोमेंट राइट अबाउट दिस पॉइंट, तो एक्चुएटिंग फोर्स में ये कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। सेल्फ लॉकिंग के लिए एक्चुएटिंग फोर्स क्या होना चाहिए, आइदर नेगेटिव और जीरो, जीरो इज द लिमिट, ठीक है ना, लिमिटिंग कंडीशन में जीरो होना चाहिए तभी जाके सेल्फ लॉकिंग होगा, ठीक है। ब्रेकिंग एक्शन होने के लिए अगर एक्चुएटिंग फोर्स जीरो हो जाए तभी जाके सेल्फ लॉकिंग कंडीशंस होगा, तो सिंपल बैंड ब्रेक में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में ये पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स से वी कंसीडर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है हम लोग ले लेते हैं लेट्स से ए, और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं बी, और ये टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं सी, और लेट्स से एल ले लेते हैं रदर, ठीक है। अभी अगर हम लोग इस लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंज रिएक्शंस होंगे लेट्स से एच वाई एच एक्स, तो अब डिपेंडिंग ऑन द दिस बैंड इस पे कैसे अटैच्ड है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोगों के कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हो जाएगा इसके, एक तो हो जाएगा इस तरीके का ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री नहीं है देन वी विल हैव टू रिजॉल्व, ओके, ये 90 डिग्री नहीं है तो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, सो कंसीडर दिस एज T1, कंसीडर दिस एज T2, ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुएटिंग फोर्स, ठीक है। तो अभी अगर हम मोमेंट बैलेंस करेंगे अबाउट दिस पॉइंट तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेट्स से क्लॉकवाइज मोमेंट हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा F इंटू एल, ठीक है, F इंटू एल प्लस T1 इंटू ए माइनस T2 इंटू बी, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, F इक्वल्स टू T2B माइनस T1A डिवाइडेड बाई एल, ओके, ये हमारे लिए हमें ये पता चल रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा, T1 को क्या लिख सकते हैं, T2 इंटू ई पावर म्यू फाई हम लिख सकते हैं, राइट। सो T2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो B माइनस ए इंटू ई पावर म्यू फाई, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ओके। अभी देखो ये एक्चुएटिंग फोर्स का ये एक्सप्रेशन आ गया है हमारे पास, तो ये एक्चुएटिंग फोर्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, B शुड बी ग्रेटर देन A इंटू ई पावर म्यू फाई। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या हो सकता है, B हैज टू बी इक्वल टू A इंटू ई पावर म्यू फाई सेल्फ लॉकिंग के लिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, B इक्वल्स टू A इंटू ई पावर म्यू फाई, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, इन दैट केस एक्चुएटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्चुएटिंग फोर्स जीरो होने पे भी ये ब्रेकिंग एक्शन इज देयर, ओके। इन सच ए केस वी विल कॉल दिस ब्रेक एज ए सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, क्लियर है। सो दिस इज द कंडीशन B इक्वल्स टू A इंटू ई पावर म्यू फाई फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशंस, ओके। ठीक है, तो डायरेक्शन रिवर्स करने से ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड इट आउट, आई होप। हम लोग एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, तो यहां तक डाउट है क्या किसी को? नो सर। हाँ अक्षय, कुछ डाउट है क्या? नो डाउट सर। ओके ओके, तो हम लोग एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं।
ओके, सो ये एक बैंड ब्रेक है, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। So radius is given as 300. So we have a pivot like this. ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुएटिंग फोर्स है P, यहाँ पे ये इस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज गिवन, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 50, this distance is 200, this is 750, this is 750. ओके, सो टोटल एंगल ऑफ रैप यहां से लेके यहां तक, दिस एंगल ऑफ रैप इज गिवन एज 240 डिग्रीज। ओके, so width is given, width of the band break is given as 100 mm. ठीक है, thickness of the band break is given as 3 mm. ठीक है, width और thickness दिया हुआ है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बैंड ब्रेक में दिया हुआ है 50 मेगापास्कल। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.25। ओके, ये दिया हुआ है, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज, रोटेशन इज क्लॉकवाइज। सो टेंशन कितना है बैंड पे, टेंशन कितना है ये निकालना है। सो बैंड टेंशन कितने हैं वो हमें निकालना है। ओके, सो व्हाट आर द बैंड टेंशंस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, तो हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया है? किसी के पास कुछ आइडिया है कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ आकाश, कुछ डाउट है क्वेश्चन में? नहीं सर, डाउट नहीं है। वो T1 by T2 से इक्वल टू e टू म्यू फाई से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, और फिर एक मोमेंट अबाउट पिवट पॉइंट लेने के बाद फिर एक इक्वेशन मिलेगा शायद, उससे एक इक्वेशन और तो मिलेगा, लेकिन equation अननोन्स हमारे पास तीन अननोन्स है, ये T1, T2 और P, तीन अननोन्स है। दो ही इक्वेशन तुम्हें मिलेगा, T1 by T2 से एक इक्वेशन और मोमेंट बैलेंस से और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिलेगा। और एक इक्वेशन कहां से मिलेगा? सिग्मा टी का यूज करके शायद P मिल जाएगा। सिग्मा टी यूज करके क्या मिल जाएगा? P। P क्या है? एक्चुएटिंग फोर्स। हाँ, जैसे इसे देख रहा जरा। बाकी लोगों को कुछ आइडिया नहीं है क्या? अक्षय, देवेंद्र? सर T1 इक्वल्स टू P मैक्स इनटू एरिया होता है ना? हाँ, P मैक्स इंटू एरिया नहीं होता है। T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P मैक्स इंटू रेडियस इंटू विड्थ होता है, एरिया नहीं है यहाँ पे। कल हमने डिराइव किया था, राइट? P मैक्स मैक्सिमम प्रेशर, टेंशन, टेंशन के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन हमने डिराइव किया था? प्रेशर इंटू रेडियस इंटू विड्थ। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट टेंशन इन द बैंड इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू रेडियस इंटू विड्थ, ये हमने कल डिराइव किया था। ठीक है, तो रेडियस और विड्थ तो ठीक है, तो टेंशन जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर टेंशन मिनिमम हुआ तो प्रेशर भी मिनिमम होगा।
राइट। अगर ये हाईएस्ट टेंशन पॉइंट है तो थ्रू आउट दिस बैंड प्रेशर कम हो के यहाँ पे मिनिमम प्रेशर रहेगा और यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर रहेगा। तो मैक्सिमम प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस टाइम्स विड्थ। ये हमने कल डिराइव किया था, ठीक। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई प्रेशर वाला टर्म दिया हुआ नहीं है। प्रेशर क्या होता है, ये यहाँ पे अगर ये बैंड है और इस बैंड के साथ इस तरीके का जो प्रेशर आ रहा होगा, राइट, ये ड्रम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो प्रेशर है। वो प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इंस्टेड यहाँ पे बेल्ट का ये दिया हुआ है, टेंजाइल स्ट्रेस दिया हुआ है। मतलब बेल्ट में अगर यहाँ पे कहीं पे सेक्शन ले लेंगे तो इस तरीके का जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा वो दिया हुआ है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ओके, अब हम लोग कैसे करेंगे? सर T1 प्लस T2 कम रहेगा ना 50 मेगापास्कल से सिग्मा टी मैक्स से। सॉरी T1 प्लस T2 अपॉन एरिया, मतलब विड्थ इनटू T1 प्लस T2 क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू एडिंग अप द टेंशन? टेंशन ऐड क्यों कर रहे हो? अच्छा हाँ, टेंशन तो वेरिएबल है ना, टेंशन चेंज हो रहा है ना थ्रू आउट द बैंड। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, बाकी हर जगह पे टेंशन अलग अलग है, लेकिन दैट विल लाई बिटवीन T1 एंड T2 ना। देखो, बैंड टेंशन एट एनी पॉइंट T इज ऑलवेज लेस देन T1 एंड ग्रेटर देन T2, ठीक है ना। वो T1 यहाँ पे T1 होगा बैंड टेंशन, फिर वो चेंज होता जाएगा थ्रू आउट, चेंज हो के यहाँ पे T2 आएगा, ठीक है ना। तो दिस T विल ऑलवेज लाई बिटवीन T1 एंड T2। तो ये दोनों टेंशन तुम ऐड करके क्या मिलेगा तुमको, फायदा क्या है? सर वो सिग्मा टी में सिग्मा टी इक्वल्स टू पी बाय ए करके निकल सकते हैं ना, लेकिन ए में वो जो 240 डिग्री वाला है वो उतना ही एरिया कंसीडर करके ले सकते हैं। नहीं, सिग्मा टी कैसे एक्ट हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड प्रेशर कैसे एक्ट हो रहा है और सिग्मा टी कैसे एक्ट हो रहा है, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। देखो, अगर मैं इसका इसका ये समझो, बैंड अगर कुछ इस तरीके का है, लेट्स से कंसीडरिंग दिस दिस व्यू, मतलब अगर हम अगर ये साइड से अगर हम कैमरा ले और इसको व्यू करें तो ये बैंड कुछ इस तरीके का होगा, राइट। ये बैंड का थिकनेस है, ठीक है, ये बैंड का थिकनेस है। तो प्रेशर, और ये यहाँ पे ड्रम होगा, राइट, ये दोनों को सेपरेट आउट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा होगा, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे भी लग रहा होगा, दिस इज द कॉन्टेक्ट प्रेशर जो हम लोग इस इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। ओके, दिस इज द कॉन्टेक्ट प्रेशर, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी होगा, इक्विवेलेंट ऑपोजिट, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। ये हो गया कॉन्टेक्ट प्रेशर। लेकिन सिग्मा क्या दिया हुआ है? सिग्मा तो टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर, ये बैंड के अंदर यहाँ पे टेंशन जो जनरेट हो रहा होगा, ये वाला, ये थिकनेस हो गया, ठीक है ना, ये वाला थिकनेस हो गया। यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्रेशर है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना सिग्मा टी, सिग्मा टी तो यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, वो सिग्मा टी तो समझ गया। सिग्मा टी अगर यहाँ पे होगा तो मैक्सिमम सिग्मा टी इतना लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे हो रहा है? मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये बेल्ट को अगर फेल होना है, ये बेल्ट को अगर टूटना है तो यही से टूटना स्टार्ट होगा ना। मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे है, बाकी हर जगह पे तो टेंशन और कम ही रहेगा। तो इसको अगर टूटना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना टूटना। तो टेंशन T1 डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ आउट ऑफ द प्लेन विड्थ इनटू दिस थिकनेस, आउट ऑफ द प्लेन विड्थ इनटू थिकनेस, दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा टी ना। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं? मतलब जो पी निकलेगा उसमें से वो सिग्मा टी के फॉर्मूले में जो प्रेशर निकलेगा, हमारा जो फोर्स निकलेगा वो T1 ही रहेगा। हाँ, वो टेंशन रहेगा ना। यू अंडरस्टैंड द बेसिक। प्रेशर यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, प्रेशर तो कांटेक्ट प्रेशर है। लाइक इफ यू हाँ हाँ कंसीडर दिस, इसको अगर 3D ऐसे कंसीडर करते हो, 3D इस तरीके का, 3D इस तरीके का 3D बेल्ट है, राइट। तो प्रेशर तो यहाँ पे एक्ट होगा ना, टेंशन तो इस तरफ, इस जगह पे एक्ट होगा ना। दिस आर टू डिफरेंट कंडीशंस। समझ में आया कि नहीं? समझा सर, समझा। थोड़ा सा इमेजिन करो कि इसको, बेल्ट को ऐसे इमेजिन करो, 3D की तरह, 3D की तरह इमेजिन करो कि बेल्ट कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इमेजिन करो ये बेल्ट कुछ इस तरीके का है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द बेल्ट, ठीक है ना। तो टेंशन तो यहाँ पे एक्ट होगा ना, टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, और प्रेशर कहाँ पे एक्ट होगा? प्रेशर उधर से इस जगह पे एक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
प्रेशर नीचे से, इसको ये अगर 3D बेल्ट इधर है, प्रेशर यहाँ पे ऐसे एक्ट होगा और टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सब प्रेशर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कांटेक्ट सरफेस। हाँ, और ये प्रेशर हो गया सरफेस पे, tension- कांटेक्ट सरफेस पे होगा, टेंशन तो होगा क्रॉस सेक्शन पे। हाँ, टेंशन क्रॉस सेक्शन पे, ओके। ठीक है ना, तो टेंशन तो क्रॉस सेक्शन पे आएगा ना, टेंशन की वजह से टेंजाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस सरफेस पे थोड़ी ना एक्ट करता है। स्ट्रेस इज नॉट ए सरफेस, ये फिनोमेना नहीं है ना, ट्रैक्शन फिनोमेना नहीं है ना। ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है जो कि मटेरियल के क्रॉस सेक्शन में है। ठीक है ना, यहाँ पे तो प्रेशर इंड्यूस हो रहा होगा ना, वो तो कॉन्टैक्ट प्रेशर है। दीज आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। क्लियर है? तो अभी ये तो स्ट्रेस की वजह से हम लोग मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है कि नहीं? किसको डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। हाँ अक्षय, क्या डाउट है? नहीं सर, क्लियर है मुझे। ओके ओके ओके। अभी इसमें से नेट सिग्मा टी निकाल लेते हैं। नेट सिग्मा टी की वजह से T1 निकाल लेते हैं। व्हाट इज दिस T1? मैक्सिमम टेंशन कितना हो जाएगा? सिग्मा टी इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। ठीक है, सिग्मा टी कितना है? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। विड्थ कितना दिया हुआ है? 100। और थिकनेस कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, 5000 15,000 न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन हमें कितना मिल गया? 15,000 न्यूटन। अब T2 कितना मिल जाएगा? T1 e पावर माइनस म्यू फाई, राइट? 15,000 e पावर माइनस 0.25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 240 डिग्रीज पे है वो, 240 डिग्रीज पे है वो। रेडियंस पे कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, राइट? इंटू 4 पाई बाई 3। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? ये एक्सप्रेशन हाँ सर, क्लियर क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करो। T2 कितना आ रहा है? 5263.79। हाँ, 5263.79। ओके, 5263 ये हो गया आंसर। 5263 न्यूटन और यहाँ पे 15,000 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। T1 T2 मिल गया। अब एक्चुएटिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? मोमेंट बैलेंस कर दो अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो एक्चुएटिंग फोर्स निकाल लो, कितना आ रहा है? एक्चुएटिंग फोर्स निकालो। हाँ, दिस इज करेक्ट। तो एक्चुएटिंग फोर्स कैसे मिलेगा? एक्चुएटिंग फोर्स तो हम लोगों को ये मिल जाएगा T1 हाँ सर, 318.69। 318.69। एक मिनट, हाँ 318.5 आंसर है। हाँ सर। T1 इंटू 50 इज क्लॉकवाइज माइनस T2 इंटू 200 प्लस P इंटू 750 प्लस 200 हो गया 950। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके P निकाल लो, 318.5 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? सर वो e रेज टू माइनस म्यू फाई है क्या? हाँ, e रेज टू माइनस ना, इसमें क्या डाउट है अभी? सर वो फॉर्मूला में e रेज टू प्लस म्यू फाई था ना? अरे वो T1 बाई नहीं, वो T1 बाई T2 होगा तो प्लस आएगा। हाँ हाँ, T2 बाई T1 करेंगे तो माइनस आएगा ना। हाँ हाँ, समझा समझा सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी नहीं, ठीक है। बेसिक्स में गड़बड़ मत करो।
क्लियर है ये प्रॉब्लम? हाँ सर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये ब्रेक्स का टॉपिक खत्म हो गया, हम क्लच स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लो। नहीं सर क्लियर है। हाँ बाकी लोग? हाँ सर, हाँ क्लियर है। अक्षय? क्लियर है सर, समझा। ओके, तो हम लोग क्लच स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग क्लच स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्लच? पहले तो ये समझते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्लच। सो देखो, ब्रेक्स में हम लोगों ने क्या किया था कि कोई अगर रोटेटिंग सिस्टम है उसको कंप्लीट स्टॉप में लाने के लिए हम लोग ब्रेक्स यूज करते हैं, राइट, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लच भी एक सिमिलर डिवाइस ही है, लेकिन द ओनली इशू डिफरेंस इज दैट लेट्स से वी हैव ए पावर सोर्स लाइक दिस, ठीक है ना। ये पावर सोर्स है कुछ, ये चीज कनेक्टेड है किसी इंजन या किसी जनरेटर के साथ। सो दिस इज जनरेटिंग सम पावर, ओके, दिस इज जनरेटिंग सम पावर टी ओमेगा, ठीक है, इट इज जनरेटिंग सम पावर, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेट्स से वी हैव सम एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम, इट मे बी ऑटोमोबाइल का भी पार्ट हो सकता है या बहुत सारे मशीन कंपोनेंट के मैकेनिज्म का भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि लेथ मशीन हो गया या कुछ हो गया, बड़े बड़े लेथ मशीन हो गए, ठीक है, या लेथ नहीं, रेदर सीएनसी या वीएनसी, इस तरीके के वीएनसी मशीन हो गया, वर्टिकल मिलिंग कटर, ये सब होते हैं। ओके, तो हम लोगों को उस टाइम पे क्या होता है, लेट्स से दिस इज अ सिस्टम कनेक्टेड टू सम अदर ऑपरेशन, ठीक है, और ये कनेक्टेड है टू सम मोटर और जनरेटर और समथिंग, लेट्स से सम जनरेटर और इंजन, ठीक है ना। सो एवरी टाइम जब हम लोगों को इस सिस्टम को स्टॉप करना है, अगर मान लो, ठीक है, ये रोटेटिंग है, इनिशियली मान लो ये दोनों कनेक्टेड है बाय सम मींस, ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है ना, बाय सम डिवाइस ये दोनों कनेक्टेड है, ये पावर जनरेट कर रहा है तो ये पावर ट्रांसमिट हो रहा होगा इसमें, ठीक है ना, इस सिस्टम में पावर ट्रांसमिट हो रहा होगा, ठीक है। अगर हमें इसको स्टॉप करना है, सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज। पहले हम इसको बंद कर दे, पावर जनरेटर को बंद कर दे, ठीक है, पावर जनरेटर को बंद कर दिया तो ये क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, स्टिल इट विल बी रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। अब हम लोग ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे, ब्रेक्स अप्लाई करके इसको क्विकली रेस्ट पे ला सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द आइडिया। लेकिन अगर मान लो इसको पावर जनरेटर को ऑफ करना ऑन करना एवरी टाइम, दिस इज ए टीडियस टास्क, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इंजिन और जनरेटर स्टार्टअप होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि इंजन, इसका रेलवे इंजन कभी थ्रू आउट द जर्नी स्टॉप नहीं किया जाता, हमेशा वो इंजन चलता रहता है, उसको स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, स्टार्टअप होने में उसको बहुत टाइम लगता है, और स्टार्ट होने के टाइम वो बैटरी ड्रेन कर देता है पूरा। रेलवेज का जो बैटरी इंजन के लिए जो स्टार्टिंग स्पार्क चाहिए, वो बैटरी ऑलमोस्ट 70-80 आवर्स चाहिए उसको चार्ज अप होने में, तो वो इंजन स्टार्टअप करने के लिए बैटरी इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो इंजन स्टार्टअप होने के बाद वो बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग थ्रू आउट द जर्नी इंजन कभी ट्रेन का बंद नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इंजन को या जनरेटर को बार बार स्टार्ट स्टॉप करना, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं, ये सिस्टम को अभी क्या चाहते हैं, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, ये जैसा है वैसा रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा। बट ये जो सिस्टम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कभी बंद हो जाए कभी स्टार्ट हो जाए, वो हमारे विल के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंटिन्यूअसली इसके साथ कनेक्टेड रखेंगे तो इसको कभी स्टॉप नहीं कर पाएंगे, इवन इफ बाय अप्लाइंग ब्रेक्स वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है, ये ब्रेक को ओवरकम कर देगा, दिस सिस्टम विल ओवरकम द ब्रेक, ठीक है ना। तो हम लोग ब्रेक लगा के भी इसको कभी स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर हमें इस सिस्टम को स्टॉप करना है, सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द पावर सोर्स, हम इसको पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। वंस वी डिस्कनेक्ट, अब इसमें पावर आ नहीं रहा है, कुछ इनपुट नहीं है, अब हमें इसका एनर्जी जो भी है लेना है, तो ब्रेक अप्लाई करके इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई बाइक्स वगैरह राइड करते हो, बाइक या कार राइड करते हो, तो ब्रेक अप्लाई करने से पहले हम लोग क्लच दबाते हैं, राइट। सो वी आर बेसिकली डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है ना। इसको अगर व्हील कंसीडर करेंगे और इसको इंजन कंसीडर करेंगे, तो इस व्हील को हम लोग इंजन से पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट देयर इज नो पावर इनपुट,
ओके, तो पावर इनपुट नहीं है, नाउ इफ वी वांट टू स्टॉप इट हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ ए क्लच। तो क्लच का पर्पस क्या है, वी वांट टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ए सिस्टम फ्रॉम द पावर सोर्स एट आवर विल। हमारे मर्जी से इस सिस्टम को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट या डिस्कनेक्ट अगर करना है हमें, तो हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं क्लच। जो इसमें यहाँ पे जो डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है, ये जो डिवाइस, ये क्या करेगा, हमारी मर्जी से इस सिस्टम को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए ब्रेक एंड ए क्लच। ब्रेक क्या करेगा, अगर किसी भी सिस्टम को अगर मोशन में है उसका एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए ब्रेक यूज किया जाता है, टोटली स्टॉप में लाने के लिए। लेकिन क्लच क्या करता है, क्लच का भी बेसिक प्रिंसिपल वही है, फ्रिक्शन, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्लचेस आर फ्रिक्शन ड्राइव्ड इसमें, ठीक है। लेकिन इसका पर्पस क्या है, पर्पस इज टू कनेक्ट दिस सिस्टम विद द सोर्स और डिस्कनेक्ट इट एट आवर विल, ठीक है। तो क्लच का बेसिक पर्पस क्या है, वी वांट टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दिस सिस्टम टू द सोर्स एट आवर विल। हमारी मर्जी से ये सिस्टम को सोर्स के साथ कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए क्लच। So various types of clutches are there, hydraulic, electromagnetic, एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स भी क्लचेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बट हमारे पर्पस के लिए वी विल लर्न ओनली फ्रिक्शन क्लचेस। ओके, वी विल लर्न ओनली फ्रिक्शन क्लचेस। किसी भी अगर इंटरव्यू में अटेंड करते हो, सो दीज आर फ्यू कॉमन क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्लच, अ ब्रेक, ए फ्लाई व्हील एंड ए गवर्नर, ठीक है ना। इस तरीके के बेसिक डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रेक्स का बेसिक आइडिया पता चल गया तुम लोगों को, क्लच का भी पता चल गया, ठीक है। फ्लाई व्हील्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था टॉम में, मैंने फ्लाई व्हील एक्ट एज ए एनर्जी रिजर्वर, ठीक है। क्लचेस आर यूज टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स एट आवर व्हील, ओके। एंड ब्रेक्स क्या करता है, इफ ए सिस्टम इज इन मोशन इट विल एब्जॉर्ब इट्स एनर्जी टू मेक इट ए कंप्लीट स्टॉप, ओके। कंप्लीट हॉल्ट में लाने के लिए सिस्टम को ब्रेक्स यूज किया जाता है, ओके। तो हम लोग फ्रिक्शन क्लचेस देखते हैं क्या है। तो पहला हम लोग का क्या है, लेट्स से फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्लच इज आवर प्लेट क्लच, ओके, सिंगल प्लेट क्लच। ओके, सिंगल प्लेट क्लच। तो लेट्स से हम लोगों के पास बेसिक तरीके से हम ड्राइंग करेंगे। लेट्स से हम लोगों के पास ये हमारा पावर सोर्स है, एक एक्चुअल, ये एक स्कीमेटिक है सिर्फ। एक्चुअल डायग्राम अगर चेक करना है तो बुक में चेक कर सकते हो, या इनफैक्ट यू कैन गूगल इट। ये स्कीमेटिक है, तो स्कीमेटिक में हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। तो दिस इज अ डिस्क, ठीक है, दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू, दिस इज बेसिकली ए डिस्क। ये इस तरीके का कोई डिस्क है, ठीक है, इस तरीके का कोई डिस्क है, तो ये इसके इनर डायमीटर है, ये यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे हॉलो है, या फिर कनेक्टेड टू सम शाफ्ट है। ये हॉलो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट कनेक्टेड रहेगा, ओके। तो दिस इज द पार्ट वेयर द मटेरियल इज देयर, ओके, बेसिकली लाइक ए एन्युलर डिस्क। सो दिस इज ए एन्युलर डिस्क, ठीक है। ये दिस विल बी कनेक्टेड टू ए पावर सोर्स, ठीक है ना, दिस विल बी कनेक्टेड टू ए पावर सोर्स, ओके। पावर इज बेसिकली क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, ओके, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ओके, दिस इज पावर। सो दिस इज कनेक्टेड टू ए पावर सोर्स, और यहाँ पे और एक डिस्क होगा सिमिलर, सेम डायमेंशंस के, ओके। सो दिस इज आवर सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लाइनिंग रहेंगे, यहाँ पे कुछ मटेरियल रहेगा, दिस मटेरियल इज द फ्रिक्शन मटेरियल, ओके। ये मटेरियल जो है इसके ऊपर, दिस इज द फ्रिक्शन मटेरियल। अब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कुछ स्प्रिंग्स लगाते हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग के साथ कुछ लीवर अटैच्ड रहता है, दिस इज अटैच्ड टू सम लीवर। वो जब लीवर हम प्रेस करेंगे तो दिस विल स्प्रिंग विल अप्लाई सम फोर्स ओवर हियर, और ये स्लाइड करके आके इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। दिस विल कंटिन्यूअसली बी इन मोशन, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। और ये सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। अब हम लोगों ने जब पेडल लिया, कुछ अप्लाई कर दिया, पेडल लिया कुछ, किसी तरीके से सिस्टम है, अगर पेडल अप्लाई किया तो दिस स्प्रिंग्स विल फोर्स दिस डिस्क टू कम इन कांटेक्ट विद दिस, ठीक है, टू कम इन कांटेक्ट विद दिस। अब ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा, दिस फ्रिक्शन विल कॉज दिस डिस्क टू रोटेट एट द सेम वेलोसिटी एज दिस, ओके।
तो हम लोग ये एनालिसिस करते हैं अभी कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए सो दैट ये डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। ओके, हमें कितना एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट दिस डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग एट द सेम वेलोसिटी एज दिस वन। ओके, सो फॉर दैट लेट्स ऐसा कुछ डिस्क ले लेते हैं। ये एक एन्युलर डिस्क है। लेट्स से इसका इंटरनल डाया है डी आई और इसका एक्सटर्नल डाया है आउटर डाया, लेट्स से इसका आउटर डाया है डी नॉट। ओके, लेट्स से इसका आउटर डाया है डी नॉट। अब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे एक कांटेक्ट प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक कांटेक्ट प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ओके, so this contact pressure will be acting on this also, equal and opposite। ठीक, तो कांटेक्ट प्रेशर की वजह से ही हमारा ये टॉर्क ट्रांसमिट होगा फ्रॉम दिस टू दिस। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द नेट फोर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एन्युलर ऐसा स्मॉल डिस्क एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ से इसका रेडियस मान लो r है और एक ऐसा स्मॉल डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर डिस्क ले लेते हैं, लेट्स से द प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंटल डिस्क इज स्मॉल p। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस बाई r इनटू दिस थिकनेस इज dr, ट्वाइस बाई r थिकनेस इज dr। ठीक है ना, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। ओके, इसको अब ये हो गया एलिमेंटल फोर्स। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटरनल रेडियस से लेके आउटर, इनर रेडियस से लेके आउटर रेडियस तक। ओके, दिस इज द नेट फोर्स। ठीक है, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब टॉर्क कैसे मिलेगा, टॉर्क कैसे मिलेगा, अब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इसमें यहाँ पे ये तो एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स हो गया, ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया, राइट, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क। ठीक है, इस एलिमेंटल डिस्क पे एलिमेंटल फोर्स कितना हो जाएगा, p इंटू ट्वाइस पाई आर डी आर, दिस इज द एलिमेंटल फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, दैट टॉर्क इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज दिस ट्वाइस पाई आर डी आर, ये हो जाएगा एलिमेंटल फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही टॉर्क आ रहा है, तो एलिमेंटल टॉर्क कितना हो जाएगा, एलिमेंटल टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एट दिस फोर्स इनटू दिस रेडियस, राइट, r क्रॉस f मोमेंट, टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस r इनटू df। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू p ट्वाइस पाई r स्क्वायर dr। ओके, तो देखो ये बेसिक डिराइवेशन समझना जरूरी है। ओके, डिराइवेशन समझना जरूरी है। गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, जहां पे ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो उस पे बेसिक डिराइवेशन करके ही सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क कैसे मिल जाएगा, ये तो हो गया एलिमेंटल टॉर्क, टोटल टॉर्क मिलेगा इंटीग्रेट करके, p म्यू ट्वाइस पाई r dr इनटू दिस r स्क्वायर। तो इसको कहां से कहां तक, di से लेके do तक, सॉरी, ठीक है, रेडियस के टर्म्स पे है ना ये, तो di बाई 2 से लेके d नॉट बाई 2, d हमारा डायमीटर है। ओके, ये दो एक्सप्रेशंस में किसी को डाउट है क्या कुछ, ये दो एक्सप्रेशन में, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1 फॉर द एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2 फॉर द टॉर्क, कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, इसमें डाउट है क्या किसी को। सर वो स्मॉल p है वो कौन सा है, दिस इज द नेट फोर्स प्रेशर, ये प्रेशर है, ये कॉन्टेक्ट प्रेशर जो यहाँ पे जनरेट होगा एलिमेंटल डिस्क पे, ये कॉन्टेक्ट प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर टाइम्स ऑफ एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का ट्वाइस पाई आर हो गया सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस dr। ठीक है, एरिया हो गया प्रेशर इनटू एलिमेंटल एरिया इज द एलिमेंटल फोर्स ऑन दिस डिस्क, ये एलिमेंटल डिस्क पे। तो टोटल डिस्क पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने से हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है, हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट, और किसी को कुछ डाउट है क्या।
किसी को डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट इसको और प्रोसीड करते हैं आगे। ओके देखो आप बेसिक समझो, हमारे पास अभी किसी तरह इफ वी नो हाउ दिस प्रेशर वेरीज थ्रू आउट दिस डिस्क, ये प्रेशर का वेरिएशन कैसा है इस डिस्क में, अगर हमें ये पता चल जाए तो एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल और टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, ये दोनों चीजें हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो थियरीज है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम क्या एज्यूम करते हैं कि जब ये प्रेशर थ्रू आउट द डिस्क, थ्रू आउट द सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ये हम एज्यूम करते हैं। ओके, सो दिस यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल व्हेन द क्लच इज न्यू। नया क्लच अगर है, एकदम न्यू क्लच है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रेशर वेरिएबल नहीं होगा अगर क्लच न्यू है। ओके, तो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा कि यूज यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या देगा, क्लच इज न्यू। ओके, इफ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, क्लच इज न्यू, यूज यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी। ओके, तो इस यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी, तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ सकता है। तो प्रेशर 2 पाई कांस्टेंट ही है, तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल आर डी आर, इंटीग्रल आर डी आर। ठीक है, ट्वाइस पाई पी, आर का इंटीग्रल क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया लिमिट्स। ठीक है, तो पाई पी आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो पाई पी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस, आउटर को मैं कैपिटल डी ले रहा हूँ, इनर को स्मॉल डी ले रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। ओके, सो दिस इज द नेट एक्सप्रेशन फॉर द एक्सटर्नल फोर्स, पाई पी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, इसमें कुछ डाउट है क्या अभी तक किसी को? नहीं सर। ओके, ठीक है, यहां तक अगर सही है तो नेक्स्ट टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी में हम जाते हैं। फाइन, तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर बाहर आ जाएगा, ट्वाइस पाई बाहर आ जाएगा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर। ओके, 2 से लेकर डी आउटर बाई 2, ट्वाइस पाई पी म्यू। ओके, आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3, लिमिट्स जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 4 3 12 पाई पी म्यू डी क्यूब माइनस स्मॉल डी क्यूब बाई 12। दिस इज द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो दिस इज द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी। ओके, पाई पी म्यू कैपिटल डी क्यूब माइनस स्मॉल डी क्यूब बाई 12। आउटर डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी ले रहे हैं और इनर डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी ले रहे हैं। ओके, तो हमें टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी मिल गया इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर, कॉन्टेक्ट प्रेशर, और हमें एक्सटर्नल फोर्स मिल गया इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्ट प्रेशर। ओके, सो ये डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनी टाइम्स क्या हो सकता है, ये प्रेशर का वेरिएशन दे दिया मान लो क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी, ऐसा थियरी नहीं बताया गया,
कुछ वेरिएशन दे दिया प्रेशर का, तब यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर हियर। एक क्वेश्चन 2016 में आया था जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाज वेरिएबल। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाज वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल के बाहर ला रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। अगर ये वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो चेक आउट। आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन पेपर था शायद 2016 या 17 में, आईआईटी रुड़की ने सेटअप किया था, तब का ये क्वेश्चन है। कुछ डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? नो सर। ओके नो सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट थियरी देखते हैं, यूनिफॉर्म वेयर थियरी। यूनिफॉर्म वेयर थियरी, देखो दिस यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी इज एप्लीकेबल फॉर न्यू क्लचेस। ठीक है, पुराना क्लच अगर हो गया तो यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी नहीं अप्लाई कर सकते। Okay, so what do we understand by wear, uniform wear theory? Uniform wear theory. Wear theory. वेयर थियरी मतलब क्या हो जाता है, जैसे रबर या इस तरीके का कुछ मटेरियल है, वेयर एंड टियर होता रहता है। अगर कुछ घिसता रहेगा तो उसमें से मटेरियल हटता रहेगा, राइट। लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा अगर मटेरियल है, हम लोग कॉन्स्टेंटली इधर फोर्स ऐसे ऐसे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल इसमें से हटता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, राइट। तो ये सरफेस क्या होता जाएगा, रफ होता जाएगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वेयर जो है, यूनिफॉर्म वेयर थियरी क्या बोल रहे हैं, वेयर जो है, वेयर इज कांस्टेंट, वेयर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्क, वेयर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ओके, वेयर इज कांस्टेंट थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द डिस्क वेयर इज कांस्टेंट। ओके, वेयर को अब हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, यू सी वेयर के क्या मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, वेयर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शनल वर्क डन, राइट। वेयर अगर वर्क डन ज्यादा होगा, वेयर भी ज्यादा होगा, तो वेयर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल वर्क, वेयर इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, वर्क फ्रिक्शनल वर्क इज ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड वेलोसिटी, राइट। फोर्स एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। तो वर्क इज बेसिकली पावर इंटीग्रल ऑफ पावर, राइट। पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, अभी हमने देखा है ना, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर और वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन आर ओमेगा, राइट। तो ओमेगा तो अगर कांस्टेंट है मान लो, सो दिस वेयर इज प्रोपोर्शनल टू पी आर हो जा रहा है, प्रेशर इनटू रेडियस। सो दिस इज द थिंग, वेयर इज प्रोपोर्शनल टू पी आर। तो अगर हम बोल रहे हैं वेयर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू रेडियस इज द कांस्टेंट, दिस इज द थियरी बेसिकली। so this is the theory, pressure into radius is constant। okay, so pressure into radius is constant। तो अभी अगर मान लो क्लच नया है, ठीक है ना, क्लच नया है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट। क्लच अगर नया है, न्यू क्लच है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वेयर प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो रहा है, न्यू क्लचेस के लिए वेयर प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो रहा है, ठीक है। तो अगर वेयर प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे रेडियस सबसे ज्यादा है वहां पे वेयरिंग भी सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो आउटर डायमीटर में सबसे ज्यादा वेयरिंग भी होगा नए क्लच पे, ठीक। तो जैसे अगर मान लो ये हमारा क्लच है, ये हमारा क्लच है, तो प्रेशर इनिशियली प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म है यहाँ पे और यहाँ पे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म लाइक दिस, ठीक है ना, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वेयर क्या हो जाएगा, वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ से मटेरियल रिमूव सबसे ज्यादा होगा, यहाँ से और यहाँ से मटेरियल रिमूव सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब जब मटेरियल रिमूव हो जाएगा, वंस द मटेरियल इज रिमूव्ड, अब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं रहेगा, अब यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। अब क्या हो जाएगा, हम लोग एज्यूम करेंगे कि वेयर इज कांस्टेंट, वेयर अगर कांस्टेंट होना है तो क्या होना चाहिए, P इंटू आर विल बी कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल चला गया, तो P इंटू आर कांस्टेंट मतलब क्या हो जा रहा है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, प्रोपोर्शनल टू 1 by r मतलब क्या हो जाएगा,
जहां पे रेडियस मिनिमम है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, और जहां पे रेडियस मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर मिनिमम है। तो दिस इज द आइडिया, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, वेयर कांस्टेंट होने के लिए क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो दिस इंप्लाइज दैट व्हेन R इज मिनिमम implies pressure is maximum, and R is maximum implies pressure is minimum। ठीक, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हमारे मिनिमम रेडियस पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, राइट। ओके, प्रेशर मैक्सिमम होगा तो अब क्या हो जाएगा, कोई डिस्क है, पहले यहाँ पे वेयर हो चुका है, अब क्या हो जाएगा, इंटरनली यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से मटेरियल अब रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे आउटर जगह तक। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लच पे वो इस तरीके का हो जाएगा। ये अगर क्लच है तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस। ओके, क्योंकि 1 बाई इनवर्स रिलेशनशिप है, सो दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। This will be the pressure distribution. Okay, so as you can see, minimum radius पे pressure maximum है और maximum radius पे pressure minimum है, so pressure is varying like this, okay, in hyperbolic fashion 1 by r। ठीक है, so P proportional to 1 by r, so this is how the pressure varies। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P into r is equals to P maximum into small d by 2, ये लिख सकते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, बराबर रहेगा, ये हम लिख सकते हैं। ओके, सो दिस रिलेशनशिप वी विल यूज इन द इंटीग्रल। यहां तक डाउट है क्या किसी को कुछ? नो सर। और किसी को कुछ डाउट है क्या, अक्षय, देवेंद्र? नहीं सर, नहीं। No, sir. ओके, तो अब इसको प्लेस करके इंटीग्रेट करते हैं। इसको प्लेस करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का इक्वेशन क्या था, इंटीग्रल d नॉट बाई 2 पाई p टू आर डी आर, राइट, ये था। तो p इंटू आर कॉन्स्टेंट है, p इंटू ट्वाइस बाई आर डी आर था ये एक्सटर्नल फोर्स का, तो p इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, इसको हम ये ले लेंगे, ट्वाइस पाई बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल p मैक्स d बाई 2 डी आर, या फिर हम इसको ऐसा ले लेते हैं, अब ये दोनों ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, सो पाई p स्मॉल d इंटीग्रल dr इज r, पाई p स्मॉल d। okay, so this is the expression for the external force, so this is the expression for the external force। ठीक है, this is the expression for the external force। सर पीएम पी मीन है, मीन प्रेशर है ना? नहीं, वो मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम, हम लोग इस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम है ना, मीन प्रेशर ऐसे नहीं हो, मीन प्रेशर तो एवरेज प्रेशर हो जाएगा, मीन प्रेशर नहीं चाहिए हमें, मीन प्रेशर चाहिए होगा अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मीन पूछ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके निकालो। ठीक है ना, ये प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रेशर मैक्सिमम है यहाँ पे, यहाँ का प्रेशर है ये, इस पॉइंट का प्रेशर है ये मैक्सिमम प्रेशर। ओके, मीन प्रेशर नहीं है, मीन एवरेज प्रेशर इज अलग, डिफरेंट, एवरेज प्रेशर इज अलग, डिफरेंट है। ठीक है ना सर, बट आपने मतलब जब वो इंटीग्रेट करते टाइम आपने बस मैक्सिमम प्रेशर क्यों लिया फिर? देखो, ये P इंटू आर कॉन्स्टेंट है, ये हमने डिराइव किया है ना, वेयर कॉन्स्टेंट है मतलब क्या है, P इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, ओके, हाँ, तो P इंटू आर अगर कांस्टेंट है तो P मैक्स इंटू डी बाई 2 ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, सेम कांस्टेंट के बराबर रहेगा ना। अच्छा, हाँ सर, हाँ।
ये दोनों मतलब एट d/2 p max रहेगा। हाँ, तो d/2 पे p max है, तो ये भी तो सेम कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये p इंटू आर अगर कांस्टेंट है तो p इंटू आर की जगह p max इंटू d/2 लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ओके सर, हाँ समझा। ठीक है, तो यहाँ पे p max की जगह pm मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है ना। चाहो तो ये p भी लिख लो, बस याद ध्यान में रखना कि ये प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर ये मटेरियल जो सस्टेन कर सकता है वो प्रेशर है, ठीक है ना। कभी कभार क्या हो सकता है, ये मटेरियल का भी लिमिटेशन दिया जा सकता है, राइट, कि मटेरियल इतना ही मैक्सिमम प्रेशर सस्टेन कर सकता है। इन दैट केस यूज दिस। ये प्रेशर क्या है, इस पॉइंट का मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है ना। वो मटेरियल के फेलियर से अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है। कभी कभार क्वेश्चन में मटेरियल का लिमिट दिया जाएगा, तो उससे मटेरियल का थिकनेस वगैरह डिजाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर। बाकी और किसको कुछ डाउट है क्या? नहीं, ओके। तो अभी टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो, ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो। देखो कभी कभार 1 मार्क क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि यूनिफॉर्म वेयर थियरी में व्हाट इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। सो रिमेंबर दिस इज हाइपरबोलिक, ओके, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है ना। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेयर थियरी में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है, इलिप्टिक एंड कांस्टेंट। 4 ऑप्शन दे दिया, तो हाइपरबोलिक इज द आंसर, ओके। सो दिस इज हाइपरबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो दिस इज हाइपरबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट, राइट, ठीक है। ओके, तो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो। टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी इंटीग्रल स्मॉल d/2 टू कैपिटल D/2 पाई p ठीक है ना। ये टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है, तो इसमें से बाकी चीजें बाहर निकाल लो, ट्वाइस पाई न्यू। तो p इंटू आर जो है उसको हम p मैक्स इंटू D/2 लिख लेंगे, ठीक है ना, इसमें से एक। तो p मैक्स इंटू स्मॉल d/2 ले लेते हैं, तो इंटीग्रल के अंदर क्या हो जाएगा, r rह जाएगा, ओके। पाई p म्यू स्मॉल d r² 2, ठीक है। दिस इज द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी। सर इसमें भी मैक्सिमम प्रेशर ही है ना वो P? हाँ, ये मैक्सिमम प्रेशर है, ये P इंटू आर स्क्वायर है ना। P इंटू आर स्क्वायर को हम लोग P इंटू आर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो P इंटू आर को हम P इंटू D/2 लिख रहे हैं, और एक R रह जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, किसी को और कुछ डाउट है क्या इसमें? ओके, अब देखो टॉर्क और इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का रेशियो ले लो। इन दोनों का टॉर्क को एक्सटर्नल फोर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। इन दोनों का कैपिटल T डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स P, ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है, ठीक है। तो इसमें से पाई कैंसिल जाएगा, p कैंसिल जाएगा, स्मॉल d जाएगा कैंसिल, 2 4 जा 8, और कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं, राइट। तो म्यू कैपिटल D प्लस स्मॉल d डिवाइडेड बाय 4, ओके।
टॉर्क एज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, ओके, सो दिस टॉर्क एज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू पी कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 4। ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म वेयर थियरी के लिए। यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए निकाल लेना घर पे, या अभी निकाल सकते हो। यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी के लिए टॉर्क क्या आ जाएगा, म्यू पी कैपिटल डी क्यूब इस तरीके का कुछ आएगा। प्लीज चेक। यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी के लिए टॉर्क एज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, प्लीज चेक ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, चेक करो। ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, सेम आ रहा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, ये थोड़ा याद रखो, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे अभी। किसी को कुछ डाउट है कि अभी तक हमने जो किया है उसमें? नहीं सर। ओके, तो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, एक दो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, एक सिंगल प्लेट, पहला वाला तो आसान आसान है। सिंगल प्लेट टाइप क्लच दिया हुआ है, ओके, उस पे इंटरनल इनर रेडियस दिया हुआ है, लेट्स से 23 सेंटीमीटर इनर रेडियस, आउटर रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एंगेजमेंट फोर्स दिया हुआ है 534 न्यूटन, ठीक है, एंगेजमेंट फोर्स 534 न्यूटन, और ओमेगा दिया हुआ है 2000 आरपीएम। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। ओके, तो पावर ट्रांसमिशन कितना हो सकता है वो निकालना है, ठीक है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, कितना हो सकता है वो निकालना है। ओके, ठीक है, प्लीज ट्राई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो, आई जस्ट कम बैक।
प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? किसी से नहीं हुआ? सर कैसे बट कौन सा थियरी यूज करना है? देखो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है ना, न्यू क्लच या ओल्ड क्लच। यूनिफॉर्म हाँ। प्रेशर थियरी सिर्फ एप्लीकेबल है न्यू क्लचेस के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो बस ऑप्शन क्या यूज करना चाहिए, तो फिर वेयर थियरी। ओके सर। ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेयर थियरी। तो यूनिफॉर्म वेयर थियरी क्या कहता है? टॉर्क T इज इक्वल्स टू म्यू P स्मॉल d बाई 4, राइट? ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है, निकाल लो। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.3। फोर्स कितना दिया हुआ है? 534। डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना है? 60 into 10 to the power -2 मीटर्स, प्लस इनर डायमीटर कितना है? 23 into 2 46 डिवाइडेड बाई 4। टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी कितना हो रहा है? 42.45 आ रहा है क्या? 42.45 न्यूटन मीटर, ये आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आया क्या ये 42.45? 42.453 आ गया सर। हाँ ठीक, तो अभी टॉर्क मिल गया, तो हम पावर कैसे निकालेंगे? पावर इक्वल्स टू टी ओमेगा। पावर टी इक्वल ओमेगा। टी ओमेगा। ओके, पावर इक्वल्स टू टी ओमेगा। ओमेगा दिया हुआ है आरपीएम में, इसको कन्वर्ट करो ट्वाइस पाई इंटू 2060। ठीक है, तो कन्वर्ट करो, पावर इक्वल टू टी ओमेगा, सिंपल, खत्म। तो दिस इज द सॉल्यूशन। कितना आ रहा है? 8.9 किलो, 8.91 ऐसा आना चाहिए, 8.91 किलोवाट आना चाहिए, 8.91 किलोवाट ऐसा आना चाहिए। एट 8.891। हाँ ठीक है, किलोवाट में आ रहा है ना? यस सर, किलोवाट। हाँ ठीक ठीक, करेक्ट है। बाकी लोगों का हुआ कि नहीं? हाँ सर, हाँ हुआ। ओके ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल प्लेट क्लच है, इसको एक मशीन शाफ्ट को रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में 300 आरपीएम पे। ठीक है, सिंगल प्लेट क्लच एक सिस्टम को रोटेट कर रहा है 300 आरपीएम में। ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग जो है उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है 140 mm एंड आउटर डायमीटर दिया हुआ है 220 mm। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.28। यूनिफॉर्म वेयर थियरी यूज करना है और मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर इज 0.1 मेगापास्कल दिया हुआ है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, रोटेटिंग पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 7.2 kg मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो हम लोगों को कितना टाइम चाहिए ये सिस्टम को 0 स्पीड से 300 आरपीएम में लाने के लिए, ये क्वेश्चन है। ओके, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन फुल स्पीड? ओके, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन फुल स्पीड? ठीक है, ये टाइम निकालना है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया है किसी को? कोई आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे? पावर इक्वल्स टू वर्क इनटू टाइम करके। पावर इक्वल्स टू वर्क इनटू टाइम नहीं कर सकते ना, यहाँ पे पावर कांस्टेंट नहीं है, वर्क कांस्टेंट नहीं है। आर गेटिंग मी? यस सर। पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर का डेफिनेशन इज रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, dw/dt। तो पावर अगर कांस्टेंट होता तब मैं जाके इसको इंटीग्रेट कर इसको बोल सकता था वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, अगर पावर कांस्टेंट होता। अदरवाइज एक्चुअली वर्क कैसे मिलता है? इंटीग्रल पावर dt। और कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रल के बाहर भी नहीं आएगा, तो p इंटू टी भी नहीं लिख सकते। पावर कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि इनिशियली देखो दो सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो कि रोटेट कर रहा है और ये एक सिस्टम रेस्ट पे है। तो हम क्लच एंगेज करके इसको भी सेम वेलोसिटी पे हमें लाना है। ठीक है, इस सिस्टम को सेम वेलोसिटी पे लाना है। तो मतलब क्या होगा, इनिशियली ये और ये स्लिपिंग हो रहा होगा ना दोनों में, तो इनिशियली स्लिपिंग हो रहा होगा, ये 0 से इतना स्पीड में इसको आना है। कितना टाइम चाहिए इसको, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। ये रोटेट कर रहा है 300 पे, ये 0 पे है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएगा, कुछ टाइम तक ये रोटेट नहीं करेगा, उसके बाद ही ये रोटेशन स्टार्ट करेगा। इट विल टेक सम टाइम टू रीच 300 आरपीएम। तो कितना टाइम पे ये 300 आरपीएम आ रहा है वो निकालना है। ड्यूरिंग दैट केस ये पावर ट्रांसमिटेड कांस्टेंट नहीं है। ओके, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है किसी को? और कोई आइडिया? और कोई आइडिया नहीं है? किसी के पास कोई आइडिया नहीं है? ओके, तो देखो कैसे करना है। पहले तो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो। टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी कैसे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी पाई पी म्यू, पी ये मैक्सिमम प्रेशर है, म्यू स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो। तो ये जो टॉर्क है, सेम टॉर्क इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा, बिकॉज दिस इज फ्रिक्शन टॉर्क। तो ये टॉर्क इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा सेम टॉर्क। तो ये टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी पहले निकाल लो, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है पहले वो निकाल लो। फोर्टी 44.34 आ रहा है क्या? 44.33 न्यूटन मीटर, ये आ रहा है क्या सबका? चेक करो। हाँ सर, सेम आया। ये आया है ना? ओके, बाकी लोग चेक करो 44.34 आ रहा है कि नहीं। 33 44.33 सर। हाँ ठीक, ठीक है 44.33 आ गया टॉर्क। ठीक है, तो अब देखो बेसिक इक्वेशन यूज करते हैं ना, बेसिक इक्वेशन ऑयलर्स इक्वेशन क्या बोलता है? नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट? तो इसमें से एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा इस चीज का, वो तो पहले निकालते हैं। यही टॉर्क ट्रांसमिट होगा इसमें,
ठीक है, ये आउटपुट शाफ्ट में यही टॉर्क ट्रांसमिट होगा। तो इस आउटपुट शाफ्ट का 0 से लेके 300 आरपीएम आने के लिए उसको कितना एंगुलर एक्सीलरेशन मिल रहा है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। टी बाई आई करके निकाल लो, 44.33 डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 7.2। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो रहा है वो पहले निकालो। सिक्स 6.2 ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 6.2, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया कि नहीं? सिक्स 6.157। हाँ ठीक है, जो भी है अप्रोक्सीमेटली मैंने 6.2 ले लिया है। हाँ दैट इज ओके। बाकी लोगों का आया कि नहीं ये एंगुलर एक्सीलरेशन? यस सर। हाँ तो अभी देखो इस आउटपुट शाफ्ट को इतना एंगुलर एक्सीलरेशन मिल रहा है टू कम फ्रॉम 0 to 300, राइट? तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, सो वी कैन यूज दिस रिलेशनशिप, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी कैन यूज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बेसिक इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो वैलिड है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने मैकेनिक्स में किया था। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दिस इज वैलिड। तो इनिशियल ओमेगा नॉट इनिशियली इज 0 क्योंकि शाफ्ट रेस्ट पे है। फाइनल ओमेगा कितना है? 300 आरपीएम है। अल्फा हमने निकाल लिया, टाइम निकाल लो ओमेगा बाई अल्फा। ओके, टाइम निकाल लो ओमेगा बाई अल्फा। ओके, सो दिस इज द आंसर। सर 0.812। 0.812 आ रहा है। ओके नहीं नहीं, वो तो गलत है, 0.812 गलत है। ओके सर। 0.812 कैसे? ये इसको कन्वर्ट किया कि नहीं? आरपीएम में है। हाँ बाई 60 किया। बाई 60 नहीं तो एक मिनट। 2 पाई इंटू दिस 300 बाई 60 करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सॉरी 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 ये तो हाँ रिवोल्यूशंस बराबर। पर मिनट है, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट, हमें रेडियंस पे हाँ मैंने हर्ट्स में नहीं किया नहीं, था। हाँ वो तो गलत है। हर्ट्ज हाँ में भी हर्ट्ज में कैसे हो सकता है? रिवोल्यूशन पर मिनट को 60 से डिवाइड करो, हर्ट्ज थोड़ी ना होगा। हर्ट्ज में तो चाहिए हमको, ये तो रिवोल्यूशंस पे है, रेडियंस पर सेकंड हर्ट्ज होता है। सब पर सेकंड हर्ट्स होता है ना कि रेडियन तो पर सेकंड? रेडियंस पर सेकंड हर्ट्ज होता है, रिवोल्यूशंस पर सेकंड नहीं। हाँ हाँ मतलब हाँ एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल घूमेगा ना, हाँ तो रिवोल्यूशन पर सेकंड इज नॉट हर्ट्ज। रिवोल्यूशन पर सेकंड में रेडियंस में लेके जाके कन्वर्ट किया जाता है, रिवोल्यूशंस पे नहीं। रिवोल्यूशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तब हर्ट्ज में आएगा। 304 ओके। सर 5 सेकंड्स आ रहा है, 5.1। हाँ 5.1 इज करेक्ट आंसर। हाँ 5.1 इज करेक्ट आंसर, ये गलत है। तो 5.1 इज करेक्ट आंसर। ओके 5.1 इज करेक्ट। हुआ कि नहीं? सबका हुआ कि नहीं? बाकी लोगों का हुआ कि नहीं? अक्षय कुछ हाँ डाउट सर है? हुआ। अक्षय कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग बाकी प्रॉब्लम्स सिंगल प्लेट क्लच का खुद से ट्राई करना, और अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप। ओके सो ये क्लचेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हम लोग मल्टीपल प्लेट क्लचेस देखते हैं। सिंगल प्लेट क्लच में एक ही कॉन्टेक्ट एरिया है, मल्टीपल प्लेट क्लचेस में मल्टीपल कॉन्टेक्ट एरिया रहेगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन सेम है, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बस मल्टी डिस्क क्लचेस में क्या होता है, मल्टी डिस्क या मल्टी प्लेट क्लचेस में क्या हो जाएगा, देयर आर मोर नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक एक प्लेट देयर आर मोर देन वन प्लेट, ठीक है। तो Z1 इज द नंबर ऑफ डिस्क, मान लो नंबर ऑफ डिस्क
ऑन ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है ना, ऑन ड्राइविंग शाफ्ट ले लेते हैं, और Z2 इज द नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है, 2 शाफ्ट होंगे ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर, जो देखो अगर ये एक शाफ्ट ड्राइव, ये है, ऐसे प्लेट्स हैं अरेंज्ड है, ठीक है ना, ऐसे प्लेट्स अरेंज है, मान लो 4 प्लेट है, ठीक है ना, ये 2 हो गया ड्रिवन शाफ्ट के प्लेट, ये 2, ठीक है, इसको रेड कर देते हैं थोड़ा, ये हो गया हमारा ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है, रेड वाला ड्रिवन है जिसको हमें घुमाना है, और ये वाला ब्लू वाला ड्राइविंग है, ठीक है, ब्लू वाला ड्राइविंग है। तो कॉन्टेक्टिंग सरफेस कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे एक कॉन्टेक्टिंग सरफेस होगा इन दोनों के बीच में, दिस इज वन ऑफ द पेयर, ठीक है, यहाँ पे और एक होगा, दिस इज अनदर पेयर, एंड दिस इज अनदर पेयर, राइट, दिस इज अनदर पेयर। तो टोटल पेयर कॉन्टेक्टिंग सरफेस कितने हो रही, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉन्टेक्टिंग सरफेस हो रहा है फॉर 4 डिस्क, राइट। तो इसी तरीके से अगर Z1 इज द नंबर ऑफ डिस्क्स ऑन ड्राइविंग शाफ्ट एंड Z2 इज द नंबर ऑफ डिस्क्स ऑन ड्रिवन शाफ्ट, तो Z1 प्लस Z2 मिला के क्या हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस प्लस 1। देखो जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस कितने हैं, 3, और डिस्क कितने हैं, 4, Z1 हो गया 2, Z2 हो गया 2, तो Z1 प्लस Z2 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस प्लस 1। तो दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन। कितने नंबर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस हैं ये हमें निकालना है, दिस पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस, ये हो गया हमारा Z, ठीक, ये हो गया हमारा Z। अब देखो अगर हम लोगों के पास एक ही कॉन्टेक्टिंग सरफेस रहता तो हमारे पास टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी हमने निकाल लिया, अगर मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी को, सिंपली टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो इससे, पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस निकाल के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई पी म्यू जेड स्मॉल डी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 8, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म वेयर थियरी से टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी। देखो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ जेड से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सियल फोर्स सेम रहेगा, एक्सियल फोर्स चेंज नहीं होगा, एक्सियल फोर्स तो इधर से अप्लाई किया गया है ना स्प्रिंग की वजह से, एक्सियल फोर्स चेंज नहीं होगा, एक्सियल फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ओके, स्मॉल डी ओके, एक्सियल फोर्स जैसा है वैसा ही रहेगा। टॉर्क कैरिंग के मल्टी डिस्क क्लचेस में टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का एक्सप्रेशन सिर्फ जेड से मल्टीप्लाई होगा, जो भी हम यूज करें, वेयर थियरी यूज करें या प्रेशर थियरी यूज करें, जो भी यूज करें, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी में जेड आएगा, एक्सियल फोर्स जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, बाकी पूरा एनालिसिस सेम टू सेम है, ओके, कोई चेंजेस नहीं है, और क्लियर है। तो मल्टीपल डिस्क के लिए यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी एंड प्रेशर थ्योरी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना, मतलब दोनों सेम तो कॉन्सेप्ट अगर है, दोनों के लिए टॉर्क यूनिफॉर्म सेम है वेयर तो थियरी और यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी दोनों कॉन्सेप्ट इसमें भी एप्लीकेबल है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेयर थियरी वाला एक्सप्रेशन को सिर्फ मॉडिफाई करना है पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस से, उससे मल्टीप्लाई करो, बाकी एक्सप्रेशन देखो सेम है, सिंगल प्लेट और क्लच। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का सेम रहेगा। हाँ यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी भी हम यूज कर सकते हैं जब, लेकिन वो न्यू क्लचेस के लिए है, ठीक है, वो हाँ न्यू क्लचेस के लिए है, उसमें भी सिर्फ टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी में ही हम यूज करेंगे, उसमें क्या है, पाई पी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, राइट, बाई 4, ठीक है ना, ये हो गया कैपिटल पी, इसमें जैसा है वैसा रहेगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, पाई पी म्यू कैपिटल डी क्यूब माइनस स्मॉल डी क्यूब बाई 12, राइट, इसमें सिर्फ जेड से मल्टीप्लाई करना है, सिंगल प्लेट क्लच के लिए ये एक्सप्रेशन है, मल्टीपल प्लेट के लिए ये जेड से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ओके सर। ठीक है, लेकिन पहले ये जेड निकालना पड़ेगा, ये इस इक्वेशन से पहले निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, बाकी सब एनालिसिस सेम है, ओके। हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल से हम लोग बोल्ट रिवेटेड खत्म करेंगे कल।
ठीक है, एक मल्टी डिस्क क्लच है, ठीक है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, मतलब Z2 दिया हुआ है, ठीक है। पावर ट्रांसमिट करता है वो 15 किलोवाट, 15 किलोवाट एट द रेट 900 आरपीएम, ठीक है, 15 किलोवाट एट 900 आरपीएम ट्रांसमिट कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3, ठीक है। तो ये टोटल एक्सियल फोर्स जो भी अप्लाई किया जा रहा है इस क्लच को मूव करने के लिए, तो वो दैट इज गिवन बाय 6 स्प्रिंग्स, ओके। 6 स्प्रिंग्स प्रोवाइड एन एक्सियल फोर्स, ओके, 6 स्प्रिंग्स, और ईच स्प्रिंग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज गिवन एज, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ईच स्प्रिंग इज गिवन एज 5 mm, okay. Each spring has a maximum deflection of 5 mm. Spring stiffness is given 70 Newton per millimeter, okay. और क्वेश्चन में दिया हुआ है इनर रेडियस इज हाफ ऑफ द आउटर रेडियस, ठीक है, inner radius is half of the outer radius. So we are required to find out the clutch dimensions. Clutch dimensions निकालना है, ठीक है, क्लच डायमेंशंस निकालना है। तो हमारे पास ऑप्शंस ये है, कैपिटल D इक्वल्स टू 380, स्मॉल d इज इक्वल्स टू 190, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 338, स्मॉल d इज इक्वल्स टू 169, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 276, 138, $304, 152, ओके। सो क्वेश्चन समझो, हम लोगों के पास ऐसा क्लच है, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द क्लच, ठीक है ना, इस तरीके का कोई क्लच है सिस्टम, ठीक है, इस तरीके का कोई क्लच सिस्टम है। तो पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस दिया हुआ है दिस 2, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस इज 2, इट इज गिवन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग सरफेस, इस तरीके का दिया हुआ है, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये एक्सियल फोर्स, यहाँ पे जो ये एक्सियल फोर्स है, ये एक्सियल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई 6 स्प्रिंग मिल के टोटल एक्सियल फोर्स दे रहा है, ओके। तो वी हैव 6 स्प्रिंग्स, ठीक है ना, 6 स्प्रिंग्स प्रोवाइड अस विद द एक्सियल फोर्स, ठीक है, विद द टोटल जो भी एक्सियल फोर्स है वो 6 स्प्रिंग मिल के दे रहा है, ठीक है। और इस ईच स्प्रिंग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज 5 mm और स्प्रिंग स्टिफनेस इज 70 न्यूटन पर mm, ओके। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्लच डायमेंशन, सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तुम लोग ट्राई करो घर पे, नहीं हुआ तो मैं कल सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। तो दिस एंड्स आवर क्लच सेशन, ठीक है। कल से हम लोग वोल्टेज डेरिवेटेड जॉइंट स्टार्ट करेंगे, ओके। यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट होम, ठीक है। नेक्स्ट अगर सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं हेल्प कर दूंगा सॉल्व करने के लिए, ओके। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ओके। ओके सर, कल अगेन टुमारो 6:30 PM, यस सर। ओके।